संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन पेपर लीक को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा, स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। मानसून सत्र के बीच एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक, बोले पीएम नरेंद्र मोदी, पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा होगी। पेपर लीक राजनीति का विषय नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन, समान नागरिक संहिता पर होगी चर्चा। सदन में हंगामे के आसार, वित्त मंत्री पेश करेंगे अनुपूरक बजट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मैराथन बैठकें आज होगी। कोर कमेटी की बड़ी बैठक, सीएम विष्णुदेव साय और संगठन महामंत्री शिव प्रकाश होंगे शामिल। कल मोर्चा प्रकोष्ठों को लेकर बड़ी बैठक। सिक्किम की समरदुंग टनल में लैंडस्लाइड, 8 मजदूरों की मौत, कई मजदूर अभी भी फंसे हुए, रेस्क्यू अभियान जारी। मध्य प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 17% कम बारिश, राजधानी में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी, 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर से। खबर बहराइच से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। आपको बता दें कि महसी तहसील पहुंचेंगे सीएम और तेजवापुर ब्लॉक के बेड़नापुर रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां महसी और नानपारा विधानसभा के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे सीएम। कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे और विकास योजनाओं को नई गति मिलती हुई भी नजर आएगी। तो आपको बता दें, एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे आज देखा जा सकता है। साथ ही साथ एक बड़ा दौरा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। महसी तहसील पहुंचेंगे सीएम, जहां तेजवापुर ब्लॉक के बेड़नापुर रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम होगा और महसी और नानपारा विधानसभा के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे सीएम। तो बता दें, कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही साथ कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। और जौनपुर से बड़ी खबर, जहां कथित देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बता दें कि लाइन बाजार और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की और कार्रवाई की है, जहां आपको बता दें कि एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई की गई है और एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में यह अभियान चला है, जहां अंजू गिल अकेडमी स्कूल के पास पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई और मौके पर छापेमारी से इलाके में हड़कंप भी मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ये पूरा मामला लाइन बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बता दें, पूरी खबर जौनपुर से, जहां कथित देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। लाइन बाजार और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की है और एक बड़ी कार्रवाई है, जहां एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में ये बड़ा अभियान चला है और अंजू गिल अकेडमी स्कूल के पास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिसके चलते कथित देह व्यापार का खुलासा हुआ। लाइन बाजार और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त छापेमारी इस दौरान की है। तो जौनपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कथित देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस का बड़ा एक्शन। लाइन बाजार और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की है, जहां साथ ही साथ बता दें कि मौके पर छापेमारी से इलाके में हड़कंप भी मचा हुआ है। तो जौनपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बड़ा मामला देह व्यापार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। और बड़ी खबर एटा से, जहां बारिश के चलते मकान की दीवार गिरी, हादसे में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। तीनों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित किया। 2 अन्य महिलाओं का इलाज फिलहाल जारी है और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के नगला पुडेहार गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एटा का मामला आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। 2 अन्य महिलाओं का इलाज फिलहाल जारी है। कोतवाली देहात क्षेत्र के नगला पुडेहार का ये पूरा मामला सामने आया।
ये बाहर की दीवार थी, उस पर खपरेल पड़ रही थी। 3 दिन से बारिश हो रही है, उसकी वजह से वो खपरेल गिर गई दीवार। उसके नीचे आकर हमारी माता जी की मृत्यु हो गई। 2 जने उसमें घायल हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ से खबर बता दें कि यूपी की 4 तहसीलें बाढ़ प्रभावित हुई, जहां 4 तहसीलों में 42 गांव प्रभावित हुए हैं। बलिया मुजफ्फरनगर की तहसील प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की एक तहसील में बाढ़ के हालात देखने को मिले, जहां गौतम बुद्ध नगर की भी एक तहसील इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है। राहत बचाव के लिए 1400 चौकियां सक्रिय है। वहीं 55 नाव और मोटर बोट राहत में लगाई गई है। तो आपको बता दें कि ये पूरी खबर यूपी से, जहां यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी की 4 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित है और 4 तहसीलों में 42 गांव प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ बलिया मुजफ्फरनगर की तहसील इससे प्रभावित हुई है। लखीमपुर खीरी की एक तहसील ने बाढ़ से जो हालात है वो खराब कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि लगातार अब राहत बचाव कार्य जारी है। 55 नाव से बचाव कार्य जो है वो लगातार किए जा रहे हैं और यूपी की 4 तहसीलें जो कि बाढ़ से प्रभावित बताई जा रही हैं। 42 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। लगातार यहां पर रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है। बलिया मुजफ्फरनगर की तहसील इससे प्रभावित हुई है और जांच आपको बता दें तेज कर दी गई है। लखीमपुर खीरी की एक तहसील में बाढ़ के हालात जो है वो भी अब देखने को मिल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की भी एक तहसील इससे प्रभावित हुई। तो आपको बता दें यूपी से खबर, जहां राहत बचाव कार्य को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी जुड़ चुकी हैं। रूबी, देखिए बाढ़ जैसे हालात की जो स्थिति है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, क्या कुछ जानकारी है, इसे लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? शिवा, देखिए यूपी की 4 तहसीलें हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और इन 4 तहसीलों के अंदर में 42 गांव आते हैं जो प्रभावित है। खासतौर से अगर हम बात कर रहे हैं, बलिया है, मुजफ्फरनगर की तहसील है जो ज्यादा प्रभावित हुई है और लखीमपुर खीरी ये तहसील जो है वो बाढ़ के हालात के यानी कि पूरी तरीके से चपेट में है। और ऐसे में गौतम बुद्ध नगर की भी एक तहसील प्रभावित हुई है। तो कहा जा सकता है कि जो बाढ़ रहित जो जिले घोषित किए गए हैं उनमें अब राहत बचाव के लिए 1000 से 400 के बीच में चौकियां सक्रिय कर दी गई है। एक्टिव कर दिया है कि जो तहसील यहाँ पे गांव से प्रभावित है उनको कहीं न कहीं राहत बचाव के कार्य में इजाफा किया जाए और खासतौर पर नाव और मोटर बोट जो राहत बचाव में लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ ये भी बता दूं कि यूपी में जो बारिश होने की वजह से जन हानि भी हो रही है, पशु हानि भी हो रही है और आर्थिक हानि भी हो रही है, जिसके वजह से सीएम ने संज्ञान लिया है और सीएम के खासतौर से निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों से जो भी बाढ़ रहित इलाके हैं जहां पे इस तरीके से नुकसान किया जा रहा है, निश्चित तौर पे उन जगहों पे जाकर अधिकारी खुद जमीनी स्तर पे पूरे निरीक्षण करें। और कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो आकाश बिजली से जो जन हानि हो रही है, बाढ़ से जो राहत मिल नहीं पा रही है, उन तमाम चीजों को लेकर अधिकारी धरातल पे रहें और लगातार संपर्क में रहें। तो ऐसे में जो बाढ़ रहित इलाके हैं उनको राहत बचाव कार्य के लिए पूरी तरीके से अलग अलग अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कहीं से कहीं कोई नुकसान ना। बिल्कुल रूबी, देखिए एक जो स्थिति है वो काफी अब खतरनाक भी नजर आ रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को मदद भी मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद रूबी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी T20 लीग के चौथे संस्करण के लिए टिकट लॉन्च कर दिए गए हैं। जहां 14 अगस्त से शुरू होने वाली लीग के मुकाबले लखनऊ के एकाना स्टेडियम और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। बता दें कि कुल 34 मैचों में 22 मुकाबले की मेजबानी होगी, जहां एकाना जबकि 12 मैच ग्रीन पार्क में किए जाएंगे। तो साथ ही साथ टिकट की कीमत करीबन 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक बताई जा रही है। पहली बार स्टूडेंट, फैमिली और कॉर्पोरेट टिकट की अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ छात्र 100 रुपए का टिकट कॉलेज आईडी दिखाकर ऑफलाइन खरीद सकेंगे, जबकि फैमिली और कॉर्पोरेट टिकट ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। वहीं आपको बता दें कि क्रिकेट प्रेमी यहां पर बुक माई शो के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ टिकट बिक्री 2 चरणों में होगी और 24 जुलाई को आगरा में होने वाली मिनी ऑक्शन में भी इससे पहले टिकट प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहां लखनऊ में अब यूपी T20 लीग के टिकट लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसे लेकर अब लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज जो हमारा यूपी T20 सीजन 4 का जो है टिकट लॉन्चिंग हुई है, इस लॉन्चिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, हमारा ये यूपी T20
वो 14 अगस्त से स्टार्ट होगा और 6 सितंबर तक चलेगा और ये हमारे 2 शहरों में होगा। ये बड़ी चीज़ है हमारे लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कि इतनी बड़ी लीग स्टेट की है वो एक साथ 2 शहरों में होगा, एक बड़ी चीज़ है। और इसमें हमारा लखनऊ का जो पहले फेज के जो मैचेस हैं वो 14 अगस्त से स्टार्ट होंगे 26 अगस्त तक, इसमें 22 मैचेस खेले जाएंगे। और जो हमारा दूसरा फेज होगा वो 28 अगस्त से लेकर के और 6 सितंबर तक जो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस लीग का जो हमारा उद्घाटन कार्यक्रम है, समारोह उद्घाटन मैच, वो हमारा 14 अगस्त को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा और हमारी लीग का जो फाइनल है वो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि यूपी T20 सीजन 4 यहाँ पर आयोजित हो रहा है कानपुर और लखनऊ में। मुझे इस बात की भी खुशी है कि यूपी सीजन 3 के अवसर पर भी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ आने का अवसर मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मार्गदर्शन है कि दोनों शहरों में इसको आगे बढ़ाया जाए और इसी कड़ी में जो है इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्दी ही 14 अगस्त से जो है ये कार्यक्रम शुरू होंगे। ये क्रिकेट का महाकुंभ है, ये उत्तर प्रदेश का उत्सव है जो इस बार लखनऊ और कानपुर में खेला जाएगा। 22 मुकाबले लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे और लगभग 12 मुकाबले और ग्रैंड फिनाले ओपनिंग लखनऊ से होगी 14 अगस्त को फ्रीडम कॉन्सर्ट से। ये यूपी T20 का जो कॉन्सर्ट होगा और फिनाले होगा कानपुर में 6 सितंबर को। आज हमने इनिशियल टिकट लॉन्च करी है और उसके बहुत ही कम प्राइस रखे हैं। 349 2 टिकट बेसिक लॉन्च करी हैं, 349 एंड 499। जो अपर डेक है वो 349 और जो लोअर डेक है वो 499, ताकि इतना बड़ा शो हो उसमें यहाँ की पब्लिक आए। यूपी T20 सीजन 4 का आगाज 14 अगस्त से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। आपको बताते चले कि आज यूपी T20 लीग की टिकट की लॉन्चिंग की गई है और लॉन्चिंग अगर देख लिया जाए तो तमाम तरीके के जो है मुद्दे रखे गए हैं। अगर पिछले सीजन की बात कर ली जाए, सीजन 3 में जो टिकट की बिक्री थी वो पूरी तरीके से निःशुल्क थी दर्शकों के लिए, लेकिन इस बार जो टिकट की निःशुल्क बिक्री जो है रखी गई है और प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो 399 से 499 तक जो है प्राइस की वैल्यू रखी गई। साथ ही साथ 14 अगस्त से ये पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर देख लिया जाए कि जिस तरीके से अगर इस बार जो कानपुर के ग्रीन पार्क में भी मुकाबले खेले जाएंगे, 22 मुकाबले राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे, बाकी के बचे हुए मुकाबले जो है कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 14 अगस्त को इसका शुभारंभ होगा। इसका फाइनल जो मुकाबला है कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला जाएगा। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IANN रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरदा नगर पालिका की 17 जुलाई को हुई साधारण सभा में दूषित पेयजल और साफ सफाई को लेकर हुए विवाद ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कलेक्टर से शिकायत के बाद विपक्षी पार्षदों ने प्रेस वार्ता कर सत्ता पक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। जहां नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन विश्नोई ने आरोप लगाया कि राजनीति द्वेष के चलते विपक्ष को झूठे मामलों में फंसाने और उनकी आवाज दबाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वहीं विपक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। साथ ही साथ ये चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो नगरपालिका की आगामी बैठकों का बहिष्कार किया जाएगा और जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर आंदोलन भी किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मैहर से खबर, जहां यात्री बस और ट्रक में टक्कर देखने को मिली। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए, तो वही घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरपाटन थाना क्षेत्र के पड़हा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बता दें, मैहर का मामला, यात्री बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली, जिसमें नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ। इस पूरे हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरपाटन थाना क्षेत्र के पड़हा गांव की घटना, जहां घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। हमें पहले सूचना मिली थी कि एक ट्रक और बस का एक्सीडेंट हो गया है और 10 से 15 लोग घायल हैं, तो उनको सिविल अस्पताल अमरपाटन लाया जा रहा है।
तो फिर जब आए हैं ये 13 लोग थे टोटल। 2-3 लोगों को मामूली खरोच चोट है, बाकी को कोई बाहरी चोट नहीं है। सबको अभी प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया हुआ है, बाकी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। कोई ज़्यादा सीरियस घबराने की बात नहीं है। अभी मोस्टली लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ऑब्जर्वेशन के। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रायपुर में स्कूलों में प्रवेश का तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा, जहां आज जारी होगी निजी स्कूलों की 8 रिक्त सीटों की सूची। आपको बता दें कि 22 जुलाई से 5 अगस्त तक आरटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे, जहां 10 से 14 अगस्त के बीच ऑनलाइन लॉटरी से बच्चों का चयन होगा। 17 से 25 अगस्त तक चयनित बच्चों का निजी स्कूलों में प्रवेश होगा। तो वहीं 27 अगस्त तक आरटी प्रवेश प्रक्रिया हर हाल में पूरी करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि अंतिम चरण में केवल पहले से अप्रवेशित पात्र बच्चों को ही मौका दिया जाएगा। तो अब रायपुर में जहां स्कूलों में प्रवेश का अंतिम चरण कल से शुरू हो रहा है, जहां 22 जुलाई से ये शुरू होगा और आज निजी स्कूलों की आरटी रिक्त सीटों की सूची जारी होगी, जहां 22 जुलाई से 5 अगस्त तक आरटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है, जहां आज भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और रायपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर अब जारी है। लगातार तेज आंधी बारिश जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। तो वहीं आज भी प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है, जहां 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। और मध्य प्रदेश में मानसून सीजन में 17% कम बारिश दर्ज हुई है, जहां 39 जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। राजधानी में रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली। पूर्वी हिस्से में हालात चिंताजनक बन चुके हैं। साथ ही साथ आज 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 50 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं मुरैना, भिंड, दमोह, कटनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और भोपाल में जुलाई की बारिश का रिकॉर्ड भी अब देखने को मिल रहा है। एक महीने में 41 इंच तक पानी गिरा है। तो वहीं अगले 4 दिन मध्य प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सिवनी के कान्हीबाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां अस्पताल के जनरल वार्ड की छत का प्लास्टर अचानक भरभराकर नीचे गिर गया। बता दें, घटना के समय वार्ड में मरीज और उनके परिजन मौजूद थे, लेकिन राहत की बात यही रही कि मलबा किसी के ऊपर नहीं गिरा और कोई भी हताहत नहीं हुआ है। अब घटना के बाद अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति और हाल ही में कराए गए मेंटेनेंस कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी भवन सुरक्षित नहीं है और लोगों ने प्रशासन से भवन की तत्काल मरम्मत कराने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है। और डिंडोरी के महंदवानी थाना क्षेत्र के धमनी गांव के पटपरा टोला में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पत्नी से विवाद करने से रोकने पर एक बेटे ने अपने ही पिता की फरसे से हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी भगत सिंह का अपनी पत्नी से अक्सर विवाद होता था, जहां घटना के दिन भी विवाद के दौरान 60 वर्षीय पिता गंधीर सिंह ने बीच बचावकर बेटे को समझाने की कोशिश की और इससे गुस्साए आरोपी ने फरसे से पिता के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब सूचना मिलने पर महंदवानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दुर्ग के पाटन विधानसभा क्षेत्र स्थित जामगांव के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर मुंह मीठा कराकर और स्कूल बैग वितरित कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की नींव है। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कारों पर भी जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 34 नालंदा परिसर, शिक्षक युक्तियुक्तकरण, जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी और पंचायत विकास की योजनाओं का उल्लेख किया है। साथ ही साथ दुर्ग के लिए शिक्षा विभाग की कंपोजिट बिल्डिंग, स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में ऑडिटोरियम, फुटबॉल मैदान और जेईई नीट अभ्यर्थियों के लिए 100 सीट वाले छात्रावास बनाने की घोषणा भी की है। और रीवा के समान पुलिस ने वाहन चोरी और मोबाइल स्नैचिंग के मामलों का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निखिल जायसवाल, विशाल जायसवाल, दिलीप कुशवाहा और खुर्शीद अंसारी के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने कार, बाइक, गैस सिलेंडर चोरी और मोबाइल स्नैचिंग की कई वारदातें कबूल की हैं। साथ ही साथ पुलिस ने उनके कब्जे से मारुति वैगनार कार, बजाज पल्सर, स्प्लेंडर बाइक, स्कूटी, मोबाइल फोन सहित करीब 5 लाख रुपए से अधिक का चोरी का सामान बरामद किया है, जहां पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों की भी जांच कर रही है। समान थाना क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक 4 व्हीलर गाड़ी और एक 2 व्हीलर गाड़ी को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया है, जिसको लेकर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर सभी सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए। उन सीसीटीवी फुटेजेस का आकलन करने पर हमने 2 आरोपियों को और उन दोनों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से वैगन आर कार और एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन्हीं के साथ एक सिलेंडर भी इन्होंने चोरी किया था, जिसको पुलिस ने बरामद किया है और उसकी जब्ती की गई है। और रीवा के चौरहट्टा पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों रोशन गुप्ता और मंजर अंसारी के कब्जे से 8 अवैध पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी धार जिले से हथियार लेकर रीवा पहुंचे थे, जहां पुलिस को आशंका है कि इन हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी आपराधिक वारदात या फिर गैंग को सप्लाई के लिए किया जाना था। अब दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जहां पुलिस अब हथियार सप्लाई नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का ये कहना है कि जिले में अवैध हथियार तस्करी और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आज पुलिस को मुखबिर सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति अवैध सामग्री के साथ चौराटा बाईपास पर हैं। सूचना की तस्दीक चौराटा पुलिस द्वारा की गई और इस दौरान 2 व्यक्ति जो है अवैध हथियार के साथ मिले। उनके कब्जे से कुछ 8 नग देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 15 मैगजीन जब्त किए गए हैं। आरोपियों द्वारा अभी प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया कि धार से लेके आए थे इसको, अवैध पिस्टल की खेप को, और रीवा जिले में उन्हें बेचना था इसे। हाँ, दोनों रीवा के ही रहने वाले हैं। आरोपी का नाम रोशन गुप्ता है और मंजर अंसारी है, दोनों रीवा के रहने वाले हैं। अभी इनके द्वारा तो यही बताया जा रहा है कि अभी पहली खेप है, लेकिन इस संबंध में और हम बारीकी से गहराई से पूछताछ करेंगे। अब इनका कहना यह है कि लगभग 25-30 हज़ार के आसपास हम बिक्री करते थे। जबलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंककर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा घोटालों को लेकर केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। वहीं संगठन ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश सचिव सक्षम यादव ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा और प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND24। नमस्कार।